नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रायबरेली में हम मौजूद हैं और रायबरेली की धरती में जब जब गांधी परिवार का कोई भी संवेदनाओं और दर्द को कुरेदता है तो जनता टूट कर वोट डालती है। वही शायद उम्मीद है, तभी पिता माता भाई से होकर अब प्रियंका गांधी पति तक पहुंची हैं। इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, मां के लिए पसीना बहा रही हैं श्वेता, लेकिन अपने पति के डिफेंस में पहली बार इमोशनल कार्ड के जरिए वो सामने आई हैं। अंजना, वाराणसी में मौजूद हूं इस वक्त। वहां पर संवेदनाओं को कुरेदा जा रहा है। यहाँ भावनाएं उछलती हैं और खूब उछलती हैं। उमंग है, उत्साह है, उल्लास है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कल नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन वाराणसी जिसकी तैयारी कर रहा है वो है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पर सबसे पहले सामने आया था, अंजना, सबको याद है। और अब बहुत सारी तैयारियां यहां पर हो रही हैं कि 24 तारीख को उन्हें अपना नामांकन दाखिल करना है और कहते हैं कि देखने वाला आलम होगा। बिल्कुल देखने वाला आलम जरूर होगा श्वेता, क्योंकि वहां पर जबरदस्त समर्थन उनके लिए अलग अलग जगहों पर है। और इस बीच कैसे ये उनका पूरा प्रकरण आगे बढ़ता है ये दिलचस्प होगा। लेकिन रायबरेली में जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, गांधी परिवार की तरफ से खेला जा रहा है। प्रियंका ने ये कहा कि जब जब मेरे पति को जलील किया जाता है मुझे दुख होता है। वो जानती है उस एहसास को कुरेदने से उनको क्या फायदा हो सकता है। तभी ये परंपरा जो सियासत के जरिए संवेदनाओं को कुरेदने की है, उसी को एक अध्याय आगे आज लेकर पहुंच गई प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा ने चुनाव प्रचार के लिए भावनाओं के तार पहले भी छेड़े हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भावनाएं चोट खाए मन से निकली थीं। ये दर्द निहायत ही निजी था। कुछ तो देश का माहौल है और कुछ चुनावी बातें हैं जिन्होंने मिलकर प्रियंका के आह्वान का अंदाज बदला। लेकिन अपनी पीड़ा परसने से पहले उन्होंने अपनी खुशी साझा की। जनता का धन्यवाद किया कि उनकी मां को इस देश ने अपनाने का बड़ा काम किया है। इस देश ने मेरी मां को अपनाया। वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया, उनके साथ रहे। ये इस देश की पहचान है। फिर वो उस बात पर आई जो पिछले कुछ अरसे से बीजेपी के मंच से कही जा रही है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है। उन्होंने कहा, इस चुनाव में हमले नीतियों पर नहीं, व्यक्तियों और उनके निजी रिश्तों पर हो रहे हैं, और ऐसा ही घातक हमला वो भी झेल रही हैं। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। प्रियंका ने तार को और खींचा। इस जलालत को अपने बच्चों के सवाल तक ले गईं और बोली कि उन्हें न्याय का ढाढ़स देने के सिवा कोई चारा नहीं है। देश बहुत बड़ा है, समय अभी बाकी है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा। यहाँ तक वो झुकती रहीं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेसी विरासत की राजनीतिक ताकत समझाई। बोली, दादी से यही सीखा है कि हर अपमान का जवाब उतनी ही दृढ़ता से देना चाहिए, इसलिए जवाब तो मिलेगा। क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। आखिर में वो मतदान के मुद्दे पर आईं।
जी भर के दिल की बातें कहने सुनने के बाद उन्होंने नैतिकता की गेंद जनता के पाले में डाल दी। बोली, सोनिया जी की मिसाल आपके सामने है, सवाल देश का है, वोट करते हुए देश को याद रखिएगा। आप जानते हैं वो ईमानदारी से आपका प्रतिनिधित्व करती है, आपके लिए काम करती है, तो मुझे इस बात का शक नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव में आप अपना वोट अपने देश को दें। सोनिया जी को मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को दीजिए। रायबरेली के रण में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रियंका ने सुलझे हुए नेता की नीति अपनाई। सक्रिय राजनीति का अनुभव न होते हुए भी अनुभव का परिचय दिया। जहां दिमाग की जरूरत थी वहां दिमाग लगाया, और जहां दिल के दरवाजे खोलने थे वहां बड़ी ही सहजता से दिल के दरवाजे खोलती गईं। भावुकता की चिकनाई इतनी थी कि पुराने दरवाजों ने भी खुलते हुए शोर नहीं किया। रायबरेली से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। मुझे कहना था, मैंने प्रियंका वाड्रा अच्छे से जानती है कि रायबरेली से जीतना कितना अहम है, कितना कीमती है, उसका मोल क्या है। क्योंकि रायबरेली वैसे तो एक लकीर पर चलती है श्वेता, और जब भी यहां पर गांधी परिवार, नेहरू परिवार का ये गढ़ रहा है, लेकिन जब भी लकीर से हटती है रायबरेली तो तख्तो ताज पलट देती है। राजनारायण जीते, जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर एक बार अशोक सिंह यहां से जीते तो वाजपेयी की सरकार बन गई। 2004 में सोनिया गांधी आई तो यूपीए की सरकार बन गई। बहुत अजीब सा रिश्ता है। रायबरेली से होकर दिल्ली का रास्ता पहुंचा है कई बार, और शायद इसीलिए इस कीमत को वो समझती हैं। लेकिन अंत में श्वेता दिलचस्प अंदाज में कहा कि जितना वो मुझे नीचे झुकाएंगे मैं उतना ही ऊपर उठूंगी। लेकिन देखिए ना, यही कि प्रियंका वाड्रा को कुछ आरोपों का, दो पार्टियों से आरोपों का सामना करना पड़ा है, इतना ज्यादा भावुक हो उठी है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, हर पार्टी से घिरे हुए हैं, हर तरफ से आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। सिर्फ वडोदरा से विजय की कोशिश नहीं है, विजय की कोशिश वाराणसी से भी है। और इसके लिए अमित शाह जिस दिन से ये तैयारी हो गई थी कि भाई नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रभार पहले से उनके पास था, लेकिन खासकर नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर वो जमे हुए हैं। और पार्टी के जो बाकी लोग भी हैं अंजना, वो यही कहते हैं बार बार कि जब 24 तारीख आएगी तब देखिएगा कि हमारी तैयारियां आखिर किस तरह की थी। ये वाराणसी में बीजेपी का दफ्तर है। इसे बीजेपी दफ्तर नहीं, मोदी दफ्तर कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी का रंग मोदी हो गया है। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या करता धरता और क्या समर्थक, क्या जनता, सब मोदी मोदी हैं। मोदी के नामांकन के लिए वॉर रूम की तैयारियों पर जरा नजर डालिए। लोगों को मोदी से जोड़ने के लिए एक तकनीक लोक बनाया गया है, जहां फेसबुक से लेकर तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिसे मोदी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर प्रचार के पारंपरिक तरीके हैं, जिसमें लोगों से मिलने से लेकर पैम्पलेट बांटना, मोदी का महिमा गायन करना शामिल है। ये हम लोग यहाँ जो है चुनाव के दृष्टि से देखे जाए, यहाँ जनता की मांग है कि हमको नरेंद्र मोदी जी का ही टोपी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ मार्क्स और नरेंद्र जी के ही टोपी हम लोग दे रहे हैं। इस वक्त वाराणसी शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही लहर है, बाकी किसी का कोई पूछने वाला नहीं है। पार्टी ने मोदी के नामांकन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से मोदी एक्सप्रेस दनदना कर रवाना होगी। पार्टी को विश्वास है, जनता के मोदी विश्वास की लहर छलक रही है, सबको छू रही है, भिगो रही है। जो मोदी समर्थक नहीं वो सूखा है। ये हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को एक ऐतिहासिक जीत दिला सकें। हम लोग अपने आईटी सेल की तरफ से जो है पूरा बूथ समिति का, हमारे यहाँ पर बूथ 20 यूथ के हिसाब से पूरी हमारी समिति बनी है, और उनका डाटा हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, और उनको सबको अभी तो कॉलिंग करा रहे हैं, और उनको एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि किस ढंग से वो लोग जाएं और सबसे मिलें। और नामांकन वाले दिन हम लोग का प्रयास ये है कि हमारा कोई ना कोई अपना कार्यकर्ता जिसके पास लैपटॉप हो, वो लेकर के भी वहाँ पर बूथ पे बैठे, जिससे कि नाम वगैरह खोजने में जो दिक्कत आती वो ना हो। एक मंजर ये भी है, मोदी के आने से पहले ही मोदी के हम शक्ल आ गए हैं। शक्ल तो मिलती है ही, रूह भी मोदीमय है। जनता ने इन्हें देखा तो देखती रह गई, पल भर के लिए ठगे रह गए कि मोदी आ गए। जनता, भारत की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को अब हर घर में चाहती है, दर दर में चाहती है, अपने समक्ष चाहती है। मैं उस कमी को पूरा करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप बड़े भाई जी से, नरेंद्र मोदी जी से लोग सजगता से, सरलता से नहीं मिल सकते, तो वो मेरे से मिलकर के संतुष्ट हो लेते हैं और अपनी बात ऐसे करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी से।
वाराणसी स्टेशन पर देखने वालों का मजमा लग गया। मोदी के चमड़े वाले मुखौटे को देखकर आंखें ठहर गई। अंदाजा लगाइए कि जब असली मोदी आएंगे तो मंजर क्या होगा। कहते हैं कि वाराणसी का रंग ऐसा है कि बड़े से बड़ा रंगबाज इस रंग में घुल जाता है। वाराणसी सब पर छा जाती है, लेकिन देखिए इन दिनों मोदी वाराणसी पर छा गए हैं। गोया कि मोदी राजनीतिक शख्सियत नहीं, कोई सुरूर हो। वाराणसी से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल नरेंद्र मोदी को लेकर वाराणसी में अगर हम देखें तो विभाजन की एक बहुत स्पष्ट लकीर अंजना यहां पर नजर आती है। आप तो वाराणसी आई थी, आपने देखा था यहां का हाल क्या है, लेकिन यहां पर स्पष्ट तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ बाकी सारे लामबंद हैं। लेकिन अफजाल अंसारी ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन उसी का होगा जिसमें इतनी ताकत होगी कि वो मोदी का विरोध कर सके। यानी इतना भी साफ हो रहा है कि लामबंद हो रहे हैं जो लोग, उनसे समर्थन में भी नहीं हिचक रहे हैं विरोधी पार्टियां, जब उन्हें यह मालूम रहता है कि अपराधी हैं सामने जो आपके समर्थन के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन लामबंदी जो यहां पर हो रही है वो हो रही है, स्पष्ट तौर पर दिख रही है। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ मोदी विरोधी। राजनीति का हर दस्तूर आज सबके सामने है श्वेता। वाकई अगर अपराधी का भी साथ लेने को तैयार हैं तो कटघरे में आप खड़े होंगे और ये पूछा जाएगा कि किस राजनीति को साफ करने, किस नई राजनीति की बात आपने की थी। लेकिन लामबंद होने का जिक्र हो रहा है तो सबसे दिलचस्प है, गांधी परिवार पर कोई हमला हो तो फिर तमाम कांग्रेसियों में तो जैसे रेस लग जाती है, जंग छिड़ जाती है कि कौन सबसे आगे आए। और रेस में श्वेता किसी तरह से सामने आकर ये कह दे कि भाई हम ही हैं सबसे बड़े सिपाही गांधी परिवार के। दिग्विजय सिंह साहब ट्विटर के जरिए ट्वीट पर एक से एक दिलचस्प बातें लिखते हैं। अब उन्होंने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है और कह रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब कि रॉबर्ट वाड्रा की गलती क्या ये है कि प्रियंका से शादी कर ली। देखिए कहां की बात कहां ले गए। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। टूजी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। ये मां बेटे का जादू देखो। ब्रिटिश सल्तनत ने कितने जुल्म किए। सियासत के सबसे बड़े दुश्मन ने सबसे गहरा जख्म भी दे दिया। मोदी के मंच से ये बात उठती रही है कि सोनिया गांधी के दामाद ने कुछ सालों में कैसे 1 लाख से 300 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। तंज तो ये भी था कि दामाद ने पढ़ाई भी सिर्फ 10वीं तक ही की है। गांधी परिवार पर हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने पूछा कि 300 करोड़ का आंकड़ा कहां से मिला, कौन सा खाता था, किसकी बही थी। कांग्रेस कही 2014 गवाह है श्वेता। 2014 की ये राजनीति गवाह है कि किस तरह से गिरने की कोई सीमा नहीं होती इस देश की राजनीति ने दिखा दिया है। बोलते बोलते सब कुछ शोर में बदल चुका है श्वेता। हो सकता है 16 मई को जो नतीजे निकले उसके बाद लोगों को पता चले कि क्या दायरा होना चाहिए और क्या स्तर। बहरहाल यहां पर सिर्फ मोदी का इंतजार नहीं हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का भी इंतजार हो रहा है। 23 तारीख को यानी कि मोदी से एक दिन पहले और कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी समर्थक यहां पर तमाम हैं और वो भी पूरे उत्साह के साथ अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे हैं। अमेठी गए थे वो कुमार विश्वास के प्रचार के लिए और अब अपना खुद का नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी में। वाराणसी से मोदी के नामांकन से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी पर्चा भरेंगे, लेकिन आपका दावा है कि अंदाज अलग होगा। न वो शान व शौकत होगी, न वो दिखावा होगा, लेकिन जनसमूह जरूर होगा जो अलग अलग इलाकों से जुटेगा और लहुराबीर चौराहे से कचहरी की ओर पैदल बढ़ेगा। यहाँ पर लहुराबीर चौराहा एक स्थान है जहाँ से जुलूस निकलेगा और अलग अलग इलाकों से, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और कैंट का जो इलाका है 3 विधानसभाओं का, वहाँ अलग अलग इलाकों से जत्थे बना के लोग लहुराबीर चौराहे पे पहुँचेंगे और मुझे लगता है कि 11 से 12 के बीच में वहाँ से फिर हम लोग कचहरी के लिए मूव करेंगे। सवाल उठा कि बीजेपी मोदी के नामांकन पर 1 लाख लोगों को जुटाएगी तो केजरीवाल क्या करेंगे? क्या नामांकन से पहला ऐसा जन समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए जुटेगा? पार्टी बोली, हम पैसे से गरीब हैं लेकिन दिल से अमीर हैं और दिमाग से बेहतर, लिहाजा सादगी से जनसमूह लेकर चलेंगे।
आम आदमी पार्टी इस प्रकार के अनाप शनाप खर्चे करने में यकीन नहीं रखती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चुनाव में फालतू के पैसे खर्चे करते थे। क्रिटिक्स विल से हमारा सपोर्ट जो है वो आपको दिखेगा, किस क्लास के अंदर है, कौन कौन से लोग निकल के आ रहे हैं सामने, वो आपको दिखेगा। मोदी 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और केजरीवाल एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल को। दोनों के नामांकन में जमीन आसमान का फर्क होगा। तय जमीन करेगी किसे आसमां पर बिठाना है और किसे पटक देना है। अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावक आखिर कौन होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि योजना ये बनाई जा रही है कि आम आदमी का नारा देने वाली इस पार्टी के प्रस्तावक भी कुछ बनारस के आम आदमी ही हो। कैमरा पर्सन सुमन काचा के साथ रीमा पराशर, वाराणसी, आज तक। कल तस्वीर साफ हो जाएगी। यूं भी आम आदमी पार्टी का विरोध भी काफी हुआ है। जहां तक वाराणसी का सवाल है, देखना अंजना ये है कि कल जो है वो नामांकन के लिए जो रोड जो है उनका पूरा ठीक तरीके से निकल जाता है या फिर कोई घटना यहां पर देखने को मिलती है। उम्मीद हम करेंगे कि राजनीति साफ सुथरी रहे। बिल्कुल, और घटना का जिक्र आपने किया तो शायद वो घटना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भूलेगी जब इंदिरा गांधी को राजनारायण ने शिकस्त दी थी। और शायद इसीलिए जो पसीना आज प्रियंका वाड्रा यहां पर बहा रही हैं श्वेता, उसका मतलब है और उसके पीछे का इतिहास भी है। 9 बजे की इस विशेष पेशकश में बनारस से श्वेता थी आपके साथ और मैं अंजना आपके साथ थी रायबरेली से। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।